आपको बता दें, लखनऊ विधानसभा की कार्रवाई जारी है। वंदे मातरम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की शुरुआत की है। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की धड़कन है। कोडिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया अखिलेश यादव का फोटो। कोडिंग मामले में सदन में तस्वीर दिखाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कोडिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया अखिलेश यादव का फोटो। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर बताया जा रहा है कि वंदे मातरम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की शुरुआत की। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की धड़कन है। कोडिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला बोला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखा अखिलेश अमित फोटो। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। रात 8 बजे तक कार्रवाई जारी रहेगी। वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की शुरुआत की। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा है, राष्ट्र की आत्मा की धड़कन है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये बड़ी बात कही। तो बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की धड़कन है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। कोडिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया अखिलेश अमित फोटो और इसके बाद सदन में हंगामा किस तरीके से बरपा हुआ आप सभी ने देखा। तो सदन की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और लगातार ये अनवरत कार्रवाई चल रही है। वंदे मातरम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है। वंदे मातरम की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये देश की आत्मा का धड़कन है, देश की धड़कन। अब आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, याद क्या आपने इतिहास के, अगर आप विद्यार्थी हैं या इतिहास की समझ रखते हैं तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम की क्या महिमा रहा है। वर्षा शाही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं। वर्षा, वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा का धड़कन है। और क्या उन्होंने कुछ कहा, बताइए। देखिए, अगर आज के सत्र की बात करें तो आज के सत्र में दो चीज़ों को लेकर गहमा-गहमी मची हुई है। पहला तो कोडिंग सिरफ को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया, और उसके साथ साथ वंदे मातरम को लेकर आज चर्चा विशेष चल रही है। चर्चा लगभग 8 बजे तक चलेगी। पूरा सत्र 8 बजे तक चलेगा, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के नेता और विधायक पूरी तरीके से इस पूरे वंदे मातरम को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चर्चा की शुरुआत की और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया कि वंदे मातरम हमारे लिए क्या महत्व रखता है और किस लिए हम वंदे मातरम को आगे बढ़ाकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही समाजवादी पार्टी के सचेतक ने ये साफ तरीके से बयान दिया कि मुसलमानों के लिए किसी और धर्म की किसी और चीज़ों पर चीज़ें करना वो गलत है। हम केवल मानते हैं, अगर राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर है तो हम राष्ट्र प्रेम रखते हैं। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में वंदे मातरम को लेकर अब लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें पक्ष में भी अपना महत्व रख रहा है कि आखिर क्यों मान रहा है, क्यों उसे वंदे मातरम को मानना है, तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसी तरीके से सत्ता पक्ष के नेता भी लगातार वंदे मातरम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी सदन चल रहा है और सदन में लगातार वक्तव्य धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ से घेरा जा रहा है। दोनों तरफ से लगभग 7-7 मिनट का समय पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं को दिया जा रहा है कि वंदे मातरम पर वो घनिष्ठ चर्चा कर सके। और जिस तरीके से सदन चल रहा है उस पर भी लगातार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल वर्षा, अभी थोड़ी देर पहले हम सुना रहे थे, राजा भैया बोल रहे थे, उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट भी दिया बाहर जब आए तो उन्होंने उनसे जब पत्रकारों ने बातचीत का उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से जिन लोगों को दिक्कत है वो खुल के बोले ना। अगर वो दिक्कत है, उनको किसी शब्द से अगर दिक्कत है, किसी वाक्य से दिक्कत, वो खुल के बताएं क्या उनको दिक्कत है। क्योंकि वंदे मातरम का इतिहास 150 साल पुराना है। वंदे मातरम देश में उस समय देश आजाद हुए 75 साल हुए हैं, लेकिन 150 साल पुराना ये इतिहास, और वंदे मातरम बोलकर देश को आजादी
दिलाया है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सबने महती भूमिका निभाई। लेकिन कुछ लोग हैं तथाकथित जिनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट दर्द करने लगता है उनका वंदे मातरम बोलने में। देखिए, जिस तरीके से अब धीरे धीरे वंदे मातरम को लेकर ये सारे वक्तव्य सामने आ रहे हैं, सारी तरीके से हर नेता अपनी तरफ से अलग अलग बातें कर रहा है, उसी की कड़ी में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि नेता खुद बोल रहा है कि अगर कुछ दिक्कत है तो वो सामने आके बोले। समाजवादी पार्टी के सचेतक की तरफ से जो बयान आया है, सपा के विधायक भी कमाल अख्तर है, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अल्लाह से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है, वो अल्लाह को मानते हैं और उसके अलावा वो किसी की पूजा नहीं कर सकते, वंदना नहीं कर सकते। तो इस तरीके के भी बयान अब कहीं ना कहीं सदन के बीच में आ रहे हैं। सदन की तरफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें इस तरीके की भी बयान दिए जा रहे हैं। तो कहीं कुछ लोग हैं जो मानने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से साफ इनकार कर रहे हैं कि उनको वंदे मातरम को नहीं मानना, वो अल्लाह से बढ़कर किसी और धर्म की या विशेष जाति की पूजा नहीं कर सकते, वो वंदे मातरम को नहीं गा सकते। तो इस तरीके से भी विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के ही कई नेताओं ने वंदे मातरम को लेकर कई चर्चाओं के बीच में बहुत सारी चीजें बोली, जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करना है तो हम इस भी चीज का विरोध करें कि जो बीएलओ अभी तक मरे उनके परिवार को भी ऐड करें। तो इस तरीके की चीजें जो बयान है वो धीरे धीरे सदन में आ रहे हैं वंदे मातरम को लेकर, चाहे वो विपक्ष जो बयान दे रहा है वंदे मातरम के विरोध को लेकर और कहीं ना कहीं एक तरफ से मान भी रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए जो सत्ता पक्ष की तरफ से वंदे मातरम को बयान लेकर आ रहा है उसमें एक एक लाइनों का संक्षेप व्याख्या किया जा रहा है, वो किसी भी मंत्री को। बिल्कुल वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर कब सिर्फ सिंडिकेट में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि भोला प्रसाद जायसवाल को न्यायिक रिमांड, जौनपुर पुलिस को मिली 14 दिनी न्यायिक रिमांड। किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता पेश, ये बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जौनपुर पुलिस को 14 दिनों का न्यायिक रिमांड मिला है। तो किंग पिन शुभम जायसवाल के पिता को पेश किया गया। जौनपुर पुलिस को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जौनपुर कप सिरप सिंडिकेट में बड़ी कार्रवाई की गई। तो भोला प्रसाद जायसवाल को न्यायिक रिमांड, बड़ी खबर है, जौनपुर पुलिस को मिली 14 दिन का ये रिमांड। तो अहम जानकारी, किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता को पेश किया गया, सोनभद्र पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। अब ये 14 दिनों का जो रिमांड मिला है, इस रिमांड में तमाम उन पहलुओं पर पूछताछ होगी, तमाम उन बिंदुओं पर पूछताछ होगी कि ये सिंडिकेट कहां कहां फैला है, किन लोगों तक ये सप्लाई किया जाता है। जो भी पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल पाएगी वो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो किंगपिन शुभम जायसवाल के पिता को सोनभद्र पुलिस ने पेश किया है। जौनपुर पुलिस को 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय सिंह मेरे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं। अजय, जौनपुर पुलिस को 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिला है, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, आज शुभम जायसवाल के जो इस पूरे कप सिरप मामले में जो किंगपिन है शुभम जायसवाल और उसके फादर भोला प्रसाद जायसवाल, इनके ऊपर नवंबर महीने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 12 जौनपुर की 12 फर्मों के सहित ये फादर और जो भोला प्रसाद जायसवाल है और शुभम जायसवाल, ये इन लोगों को इसके ऊपर जो है मास्टरमाइंड कर दिया गया था, किंगपिन बताया गया था। इन्हीं के देखरेख में 12 फर्मों का संचालन जो यहाँ पर जो कागजों का कारोबार किया गया था, जिसमें 42 करोड़ रुपए की कारोबार इन 12 फर्मों में किया गया था, और फिजिकल रूप से कोई भी कप सिरप इनके मेडिकल स्टोर पे नहीं पाया गया था, जो जांच में ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा आया था। उसके बाद से जौनपुर की एसआईटी लगातार उस पे काम कर रही थी, यहाँ तक कि जो 12 फर्म संचालकों जो अभी तक ये फरार है उनको लुकआउट नोटिस जारी किया गया है जौनपुर एसआईटी की टीम के द्वारा, और लगातार जौनपुर की एसआईटी लगातार उस पर जांच कर रही थी। इसी मामले में जब भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र पुलिस कलकत्ता एयरपोर्ट से जो है उनको गिरफ्तार करती है, और उसके बाद जो है जौनपुर की एसआईटी टीम ने एक एप्लीकेशन यहाँ के सीजेएम कोर्ट में डाला कि उनकी रिमांड के लिए उनके पूछताछ के लिए उनको रिमांड दिया जाए। तो उस मामले में सोनभद्र पुलिस के द्वारा उनको आज जौनपुर के न्यायालय परिसर में लाया गया, और उनको रिमांड न्यायालय के द्वारा 14 दिन को जौनपुर के एसआईटी के द्वारा को मिल गई है। और अभी अगर बात करें तो जिस प्रकार से जौनपुर की एसआईटी लगातार जांच कर रही है और उस पे
एक परत दर परतें खुलेंगी कि किस प्रकार से ये कारोबार, अवैध कारोबार का संचालन किया जाता था, किस प्रकार से इसको जो है यहाँ से सिर्फ कागजों पर कैसे ई-वे बिल बनाए जाते थे। इन तमाम मामले पर गहनता से जो है एसआईटी जांच करेगी और उस पूरे मामले में क्योंकि यही एक जो है किलपिन जो भोला प्रसाद जायसवाल जो बता सकते हैं कि इन मामले में किस प्रकार से ये कड़ियां एक जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी भी हुई है, मनी ट्रेल का भी मामला सामने आया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो एक एसआईटी और एक ईडी ये जांच में कार्रवाई लगातार तेजी ला रही है और आने वाले समय में ये जो और लोग हैं, जो अभी फरार लोग हैं, इनको भी किस प्रकार से उसको पुलिस उनको डिटेन करेगी, उनको गिरफ्तार करेंगे और आने वाले समय में चीजें परते दर परत खुलती जाएंगी। जी चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा से खबर है जहां पर वृंदावन के मंदिरों के नहीं सुधर रहे हैं हालात। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन के दौरान मारपीट, भीड़ के बीच हुई मारपीट से मची अफरा तफरी। श्रद्धालुओं के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जमकर मारपीट करते देखे जा रहे हैं 2 गुट के लोग। खिचड़ी महोत्सव में दर्शन के लिए उमड़ी थी भीड़। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं। वीडियो में जमकर मारपीट करते देखे जा रहे हैं 2 गुट के लोग। मारपीट का एक मामला सामने वृंदावन, जहां पर वृंदावन के मंदिरों में नहीं सुधर रहे हालत। मंदिर में हालत नहीं सुधर रहे। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन के दौरान मारपीट की खबर सामने आई है। भीड़ के बीच मारपीट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिर में लोग श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं या मारपीट करने आते हैं? सवाल कई हैं। इन सवालों के जवाब भी जानने बहुत जरूरी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बता दें कि मथुरा से जहां पर वृंदावन के मंदिरों में नहीं सुधर रहे हैं हालत। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन के दौरान मारपीट की खबर सामने आई है। भीड़ के बीच हुई मारपीट से अफरा तफरी का माहौल हो गया है और श्रद्धालुओं के 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, आस्था से आते हैं। मंदिर में पहुंचने का मतलब यही होता है कि आपके अंदर जो नकारात्मकता होती है, आपके अंदर जो गलत मानसिकता होती है, उसे दरकिनार करके आप आगे बढ़ें। लेकिन मंदिर के अंदर ही आकर कुछ लोग वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं और ये ठीक नहीं है। श्रद्धालुओं के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जमकर मारपीट करते देखे जा रहे हैं 2 गुट के लोग। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मंदिर परिसर में मारपीट करने ऐसे लोग आते हैं, शांति व्यवस्था को खराब करने ऐसे लोग आते हैं? श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में दर्शन के दौरान मारपीट की खबर सामने आई। भीड़ के बीच हुई मारपीट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार क्यों मारपीट की गई, क्यों मारपीट की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई? तो वीडियो में जमकर वायरल हो रहा है। 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी है वृंदावन से, जहां पर वृंदावन के मंदिरों में हालत नहीं सुधर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आई थी। खबर एटा से है जहां पर भारी मात्रा में नकली कोडिन सिरप बरामद किया गया है। नारकोटिक्स और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबिश में तंबाकू गोदाम से अवैध भंडारण पकड़ा गया है। बताया पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्तता की तलाश तेज हो गई है। मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्तताओं की तलाश तेज। मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। एटा से खबर भारी मात्रा में नकली कोडिन सिरप बरामद। नारकोटिक्स और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दबिश में तंबाकू गोदाम से अवैध भंडारण पकड़ा गया। पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्तताओं की तलाश तेज कर दी गई है। मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का ये बताया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं एटा से, जहां पर भारी मात्रा में नकली कोडिन सिरप बरामद किया गया है। नारकोटिक्स और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। दबिश में तंबाकू गोदाम से अवैध भंडारण का भी पर्दाफाश किया गया है। पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्तताओं की तलाश तेज कर दी गई है।
मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी है एटा से, जहां पर भारी मात्रा में नकली कोडिंग सिरप बरामद किया गया है। अब आप सोचिए कि पैसों के चक्कर में कैसे लोगों के साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश भर में तेजी से जांच चल रही है। जगह जगह पर टीम दबिश दे रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। प्रवीण कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएं। जी सौरभ, मैं आपको बता दूं, एसएसपी श्यामनारायण सिंह के निर्देशन में नारकोटिक्स विभाग और अलीगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 कप सिरप के बड़े अवैध नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 25 लाख की 47 पेटी कोडिंग कप सिरप बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं देर रात अलीगंज क्षेत्र के कई गांवों में एक साथ कार्रवाई कर नकटी कला स्थित तंबाकू गोदाम से अवैध भंडारण पकड़ा गया था। पूछताछ में अन्य जनपदों से जुड़े तार सामने आने के संकेत मिले हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि सप्लाई चेन और कप सिरप के स्रोत की गहन जांच की जा रही है और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल। अगर प्रवीण विपिन अगर बात किया जाए तो अब तक जो ये नेटवर्क है, ये सिंडिकेट है, कहां से जुड़े हैं, कुछ इसके विषय में कोई इनपुट्स आए क्या आपके पास? जी, फिलहाल तो अभी सौरभ यहाँ कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो आसपास के जिले हैं उन जिलों से इनके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। और जो कल दबिश मारी गई थी देर रात, वो अन्य जनपदों में भी मारी गई थी। उसके बाद ही एटा की सूचना मिली, उसके बाद अलीगंज पुलिस पहुंची और अलीगंज पुलिस ने ये जो तंबाकू गोदाम था वहां से इसका जो ये कोडिंग सिरप था इसको जब्त किया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बहराइच से खबर है, जहां पर जिले में नहीं थम रहा है भेड़िए का आतंक। मां की गोद में सो रहा 3 साल के बच्चे को उठाकर लेकर गया भेड़िया। तलाश के बाद भी नहीं मिला मासूम का कोई सुराग। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। भेड़िए के हमले से अब तक 12 मासूमों की हो चुकी है मौत। फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर परेटा गांव के मामला सामने आया है। अब बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बताया जाए कि फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर का ये मामला बताया जा रहा है। 3 साल के मासूम बच्चे को मां की गोद से छीनकर लेकर गया भेड़िया और सो रहे 3 साल के बच्चे को उठा ले गया। ज्यादा जानकारी के साथ संजय मिश्रा मेरे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। वन विभाग कर क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं सौरभ, मैं अगर आपको ताजा अपडेट की बात करूं तो बच्चे का शव जो है वो तकरीबन 3 बजे घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बरामद हुआ है और छत विछत की अवस्था में बरामद हुआ है। उसका पैर, उसका हाथ सब भेड़िया चबा चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 इलाके हैं, कैसरगंज के मझारा तौकुली, गुड़हिया नंबर 1, 2, 3, 4, फखरपुर। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पिछले 3.5 महीनों से भेड़ियों का आतंक जारी है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ भी रही है, उनको गोली भी मार रही है। अब तक 6 भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद से वन विभाग की पूरी टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। डीएफओ राम सिंह खुद अपनी पूरी टीम के साथ ड्रोन लेकर के और लगातार जगह जगह खाक छान रहे हैं, लेकिन अभी तक भेड़िए का आता पता नहीं चला है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही भेड़िए को या तो जिंदा या मुर्दा हम पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार हमले पे हमले होते चले जा रहे हैं, भेड़िए मारे भी जा रहे हैं, लेकिन हमला रुक नहीं रहा है। और संजय, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो भेड़िए हैं या जंगली जानवर हैं, रिहायशी इलाकों की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं? क्या जंगल में जिन सुविधाओं की जो चीजें होती हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है जिस वजह से यहां आ रहे हैं, या ज्यादा जंगल काट दिया गया है इस वजह से आ रहे हैं? उनको छिपने या रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहे हैं, वजह क्या है इसका? अभी तक इतनी घटनाएं हुई बहराइच में, कुछ ठोस वजह तो वन विभाग को मिला होगा कि सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं? सर अब देखिए, अगर मैं पूरा डिफाइन करूंगा बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट समय में आपको सिर्फ इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो भेड़िए होते हैं, ये भेड़िए खास करके झाड़ियों में, गन्ने के खेतों में और ऐसे घने जगहों पे रहते हैं जहां पर आदमी का ज्यादा रहवास नहीं होता है। खास तौर पे जो इनका भोजन होता है वो जैसे खरगोश हो गए, चूहे हो गए, छोटी बिल्लियां हो गई, जंगली बिल्लियां हो गई, इनको ये निशाना बनाते हैं। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं जब
भूख से तड़पते हैं कहीं न कहीं, जब इनको पूरा सही तरीके से भोजन नहीं मिलता है। और अगर ये किसी गांव की तरफ बढ़ जाते हैं तो इनको तो ये सीधे छोटे बच्चों को निवाला बनाते हैं। वजह ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, बड़ा जो व्यक्ति होता है वो प्रतिरोध करता है, उसके ऊपर ये हमला नहीं कर पाते हैं। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों आगे, बरेली से खबर है जहां पर ठग कन्हैया गुलाटी पर एफआईआर दर्ज हो गया। 17वीं एफआईआर, धोखाधड़ी कर निवेशकों से ठगे करोड़ों रुपए। झारखंड यूपी के कई जिलों में कुल 35 केस दर्ज हुए हैं। एसएसपी ने मामले में बताया जा रहा है कि एसआईटी का गठन किया है, तफ्तीश की जा रही। कन्हैया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लुकआउट नोटिस ठग के खिलाफ बरामदगी थाने में एक और केस दर्ज किया गया है। बरादरी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। बरेली से खबर जहां पर ठग कन्हैया गुलाटी पर 17वीं एफआईआर दर्ज हो गई है। धोखाधड़ी कर निवेशकों से ठगी का करोड़ों रुपए। आलोक गुप्ता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, 17वीं एफआईआर दर्ज की गई है, क्या जानकारी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, बरेली में कन्हैया गुलाटी हैं। उन्होंने पूरे देश में अपनी एक कंपनी बनाकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे, निवेश कराया था। उसके बाद उनके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें अकेली 17 एफआईआर जो हैं वो बरेली में दर्ज की गई हैं। उसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। उसकी तलाश के लिए 2 टीमों का भी गठन किया है, सूची भी लगाई गई है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्या का कहना है कि जल्दी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रकाश में लाई जाएगी। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।